स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल किया था ना, यहीं तक किए थे ना लास्ट क्लास में। एक बार बता दो तो इसके आगे शुरू कर देंगे। यहीं तक पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, जहाँ तक मुझे याद है यहीं तक पढ़े थे। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि नहीं किए थे वाला क्वेश्चन सॉल्व? मेरे ख्याल से कर लिए थे। तो इसके आगे अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। थ्योरी में क्या पढ़े थे? थ्योरी में हम पढ़े थे कि लास्ट चीज जो पढ़े थे वो था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या कहता है कि कोई भी दो मासेस एक दूसरे के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं वो तीसरे मास के प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट है। इसलिए जो नेट फोर्स किसी भी एक मास के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो कोई भी एक मास एक्सपीरियंस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, सारे इंडिविजुअल फोर्सेस निकालिए यूजिंग द फॉर्मूला, सबका वेक्टर फॉर्म में, ऑब्वियसली वेक्टर निकाल के कंपोनेंट करके जो भी करना करिए। सारे इंडिविजुअल फोर्सेस निकालिए यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन Gm1m2/r²। उसका नेट फोर्स निकालने के लिए इन सारे फोर्सेस को ऐड कर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे जिसमें हमें दे रखा था एक मास m और एक मास 4m। कहा गया था m रखा है 0,0 पे, 4m रखा है 9,0 पे। तीसरा मास स्मॉल m कहाँ पे रखूँ सो दैट उस स्मॉल m पर कोई फोर्स ना लगे? तो मेरे ख्याल से आंसर आया था इसका 3,0 आया होगा आंसर। ठीक है, एक -9,0 आया था, एक 3,0 आया था। -9 रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उधर रखने पे नेट फोर्सेस 0 नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, देन वी हैव दिस एग्जांपल, इसको अभी सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है इस एग्जांपल में? 3 equal masses small m each are placed at the corners of an equilateral triangle of side length a। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बना लेते हैं भाई। मान लो सारी स्ट्रेट लाइंस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे इक्वल मासेस स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम रखा है। साइड लेंथ दे रखी है ए ए ए। पूछा है फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच ऑफ देम। किसी भी एक पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन और डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि डायरेक्शन निकल ही जाएगा आराम से। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी एक मास कंसीडर कर लेते हैं। मैंने कंसीडर कर लिया ये वाला मास, ये वाला मास मैंने कंसीडर किया। इस मास पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं ये देखते हैं। इस मास पे ये वाला मास फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का इधर की तरफ, और ये वाला मास भी इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। दोनों ही फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, Gm²/a²। सो लेट्स कॉल इट F। ये दोनों फोर्सेस F लग रहे हैं, ये F कितना है, Gm²/a²। देखो ऐसे ही करने से ना आपका टाइम बचता है, कैलकुलेशन बचती है। कई लोग क्या यहीं पर लिख देंगे Gm²/a², फिर उसी को लेकर अपना कंटिन्यू करते रहेंगे, तो टाइम भी बहुत लगता है, कंफ्यूजन भी बहुत होता है, कैरी करने में प्रॉब्लम भी बहुत होती है। ठीक है, सो अभी क्या करना है, हम लोगों ने फोर्स जो लिखा था, जो आना था उसको F मान लिया। ये नेट फोर्स नहीं है, हमें इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट बताना है। तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री, इसलिए आप आराम से निकाल सकते हो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, √f² + 2f cos 60 डिग्री, दैट इज सिंपली √3f या फिर √3Gm²/a²। एक तरीका तो ये हुआ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और तरीका है हमारे पास जो सीखना बहुत जरूरी है हमें, भले ही इस क्वेश्चन में उस मेथड से थोड़ा लंबा हो जाए, बट फिर भी वो मेथड सीखना काफी जरूरी है। हमें पता है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट किधर आएगा, रिजल्टेंट आएगा बाइसेक्टर के लॉन्ग। ये तो हमने वेक्टर्स में भी पढ़ा था ना,
कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स को ऐड करोगे, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को ऐड करोगे, तो रिजल्टेंट दोनों के बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा। तो हमने बोला जो रिजल्टेंट आएगा वो इस लाइन के अलॉन्ग होगा, बाइसेक्टर के अलॉन्ग, जो दोनों फोर्सेस से कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का, क्योंकि टोटल एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो 30 डिग्री का एंगल दोनों वेक्टर्स के साथ ये बनाएगा। मैंने बोला अगर नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आना है, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। इसलिए अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं और इसका एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन और मान लूं, उसको मैं वाई एक्सिस मान लूं लेट्स से, तो क्लियर सी बात है इसमें y कंपोनेंट कैंसिल हो जाना चाहिए, सिर्फ x कंपोनेंट हमारे आंसर में आना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स x डायरेक्शन में आएगा, ये हमें पहले से पता है। तो हम उसको वेरीफाई कर लेंगे कि सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इस फोर्स का कंपोनेंट किया, इधर आएगा कितना, ये एंगल 30 डिग्री है, इसलिए इधर वाला कंपोनेंट आएगा f साइन 30 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल क्योंकि 30 डिग्री है, इसलिए इस फोर्स F का कंपोनेंट क्या आ जाएगा इधर की तरफ, F साइन 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली F साइन 30 डिग्री, F साइन 30 डिग्री कैंसिल हो जाएंगे, y एक्सिस का कंपोनेंट 0 हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। x डायरेक्शन के कंपोनेंट कितने होंगे, दोनों का होगा F cos 30 और F cos 30। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यहां से नेट हो जाएगा 2F cos 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2F इंटू कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, दैट इज इक्वल टू F √3, दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स F कितना था, F था ये वाला g m² अपॉन a²। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अब आप बोलोगे सर जब मैं इतनी आसानी से आंसर निकाल सकता हूं तो मैं ये मेथड क्यों सीखूं? तो भाई जवाब बताया था, इसमें आप कितना भी एक्सपर्टीज कर लो, कितनी प्रैक्टिस कर लो, आपको इस मेथड से जब भी आंसर निकालना होगा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जबकि वाला मेथड अगर आप सही से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप यहाँ तक तो डायरेक्टली पहुँच जाओगे, बिना कोई डायग्राम बनाए भी अपने दिमाग में डायग्राम बना के पहुँच जाओगे। इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल, इधर वाला कंपोनेंट बचा F cos 30, F cos 30 2F cos 30 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात, ये क्वेश्चन में सिर्फ 2 फोर्सेस थे, ऐसे कभी ज़्यादा फोर्सेस हो तो क्या करोगे, तो यही तरीका यूज करोगे। 2 फोर्सेस के लिए आपके पास फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ही फोर्सेस तक काम करेगा, राइट। 2 से ज़्यादा फोर्सेस ऐड करने हुए तो हमें कंपोनेंट करके तो ऐड करना ही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं ले लेता हूँ, लेट से मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर जिसका साइड लेंथ है a, ठीक है, इसके चारों कॉर्नर्स पे एक एक मास रखा हुआ है, सबका मास स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m और स्मॉल m है। आपसे बोला गया है इस केस में किसी भी एक मास पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, ये बताइए। ठीक है, तो आपके वाले मेथड से तो आप फंस जाओगे क्योंकि 3 फोर्सेस हो जाएंगे ना। क्या है देखिए, इस मास को कंसीडर करता हूं मैं, इस वाले मास को, तो इस वाले मास को अगर आप देखेंगे तो ये वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा और ये वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा, है ना। अब ये वाला फोर्स अगर F है तो ये वाला फोर्स भी F होगा, है ना। क्यों, दोनों ही मास इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, g m²/a² दोनों आ जाएगा। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, F नहीं बोलता, F1 बोल देता हूँ, F1। तो F1 कितना है, g m²/a²। ओके, लेकिन ये वाला फोर्स, जो तीसरा फोर्स जो है, जो डायगोनल के लॉन्ग लग रहा है, जो ये डायगोनली अपोजिट मास अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स डिफरेंट होगा, इसको मैं F2 कह देता हूँ। तो ये F2 कितना हो जाएगा, जी m² अपॉन डिस्टेंस, इस बार a नहीं है, a √2 है, तो a √2 का होल स्क्वायर मतलब 2a²। तो आपका F1 पता चल गया आपको, F2 पता चल गया आपको। अब मैंने क्या बोला, अगली चीज ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कि देखो भाई
ये जो दोनों F1 है इनका रिजल्टेंट तो बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही आएगा, मतलब कि वो जो रिजल्टेंट होगा F1 का इस डायरेक्शन में ही आएगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। होना भी चाहिए। देखो F1 अगर इस एंगल को बोलूँ मैं थीटा, तो थीटा कितना 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी थीटा, ये 45 डिग्री ही है ना। तो F1 के का इधर वाला कंपोनेंट F1 sin 45 डिग्री, इधर वाला कंपोनेंट F1 sin 45 डिग्री कैंसिल हो गए, सिर्फ इस डायगोनल के लॉन्ग वाले कंपोनेंट तो बचेंगे। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, नेट फोर्स हो जाएगा F2 तो है ही है, प्लस F1 cos 45 डिग्री इसका, प्लस इसका भी F1 cos 45 डिग्री, तो 2F1 cos 45 डिग्री। ये हम लोग कैसे पहुंचे हैं, ये हम लोग यूज किए हैं इस मेथड पे। सो दिस इज इक्वल टू F2 पता ही है GM स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 पता ही है cos 45 डिग्री पता ही है, cos 45 डिग्री तो 1/√2, तो 2 into 1/√2 इज √2। F1 is GM square by A square, so this is equal to GM square by A square times √2 plus 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इजी है कि नहीं है? अगर आप सही तरीके सीखोगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस काफी आसान हो जाएंगे, है ना। सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करना सीखना बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो, क्योंकि एग्जाम्स में सिमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट और एक ब्राइट स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एवरेज स्टूडेंट उसको लंबा खींच करके सॉल्व करता है, ब्राइट स्टूडेंट से तुरंत फटाफट सॉल्व कर लेता है और कभी गलती भी नहीं करता। ठीक है, तो एग्जाम्स में सिमेट्री पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो बेटर है उसको एक्सप्लॉइट करने के अलग अलग मेथड जैसे जैसे हम सीखते जाए वैसे वैसे आप भी इसको यूज करना सीखते जाए। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है? मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए यहाँ पे, एक नहीं। यस सर। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। अभी ये क्या हुआ? ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है कि 4 masses m each are placed at 4 corners of a regular pentagon। रेगुलर पेंटागन है, उसके 4 कॉर्नर्स पे मास रखा है। इस पेंटागन का सरकम रेडियस दे रखा है स्मॉल आर, ये सरकम रेडियस समझते सब लोग। इफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन, फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट। मतलब इस मास कैपिटल M के द्वारा नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया जाएगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन देखो, मैंने कोशिश करी है कि क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट में दूँ इस चैप्टर में, कम से कम डायग्राम खुद से बनाना सीखें। ठीक है, तो क्या दे रखा है, 4 masses स्मॉल m are each placed at the corners of a regular pentagon। सबसे पहले रेगुलर पेंटागन बनाने की कोशिश करते हैं। खुद से बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, फ्रीहैंड बनाने में कोई बात नहीं, रेगुलर तो कभी नहीं बनता। ये मेरा बन गया पेंटागन। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा। बोला है इसके 5 में से 4 कॉर्नर्स पे स्मॉल m रखा हुआ है, तो मैं क्यों ना चारों कॉर्नर्स पे एक स्मॉल m बना ही लेता हूँ। मैंने यहाँ रख दिया स्मॉल m, यहाँ रख दिया स्मॉल m, यहाँ रख दिया स्मॉल m, यहाँ रख दिया स्मॉल m। ये वाला कॉर्नर खाली है, ये वाला कॉर्नर खाली है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने गोला बना दिया, मुझे इतना बता रहा है कि खाली है। और सेंटर पे रख दिया मैंने मास कैपिटल M को। ठीक है, सेंटर में मास रखा हुआ है कैपिटल M। आपको ये भी दे रखा है कि जो सरकम रेडियस है, जो कि सेंटर से इन कॉर्नर्स का डिस्टेंस होगा, वो स्मॉल r है। तो हमको ये डिस्टेंस स्मॉल r भी गिवन है क्वेश्चन में। हमें इस कैपिटल M पे नेट फोर्स निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ या ना? जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन तो क्लियर होगा नहीं। ओके, तो इस मास कैपिटल M पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे? ये चारों मास स्मॉल m, अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो चारों मास स्मॉल m फोर्स लगाएंगे इक्वल इक्वल।
है ना। ये चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लेट से मैं मान लेता हूँ एफ है, एफ एफ और एफ, ठीक है। तो ये एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा सर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल एम चारों मास स्मॉल एम से सेम डिस्टेंस स्मॉल आर पे है। अब इन फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है सर, एंगल तो सर बहुत गंदा है सर, एंगल तो सर बहुत गंदा है। ये जो थीटा है कितना है, थीटा है आपका 72 डिग्री सर। इसका तो मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मेरे को सॉल्व करना आता ही नहीं है सर। चारों को कैसे रिजॉल्व करके आंसर निकालो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको समझ में? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा इन चारों को कैसे ऐड करूँ मैं। मेरे को 72 डिग्री का आधा 36 डिग्री का और वो 108 डिग्री के एंगल्स के मेरे को कंपोनेंट करने पड़ जाएंगे, तो मैं तो परेशान हो रहा हूँ। 360 डिग्री और 572 डिग्री यहाँ तक तो ठीक है, पर कॉस 72 डिग्री, कॉस साइन 72 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री, ऐसे एंगल्स यूज करने लगे तो पागल हो जाएंगे। मैथ्स में यूज करते हो मुझे मालूम है, आई होप करते होगे। मैथ्स में तो 18 डिग्री भी सॉल्व किया ना आप लोगों ने कि नहीं किया है? तो भी पर वहां पर होता है, लेकिन उस तरीके वो वैल्यूज अपन को याद भी नहीं रहती, उस तरीके से कंपोनेंट करने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। इतनी मेहनत मैं तो नहीं करता, मैं अब कुछ जुगाड़ सोचूंगा कि कुछ और करके देखूंगा, मैं ऐसे मैं नहीं मानने वाला। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यार यहां पर भी तो एक सिमेट्री होते होते रह गई, आया ना। सिमेट्री है तो नहीं पर होते होते रह गई। सिमेट्री कब होती, अगर मैं जो चाह रहा हूं कि काश होता, उसको मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, काश यहां पर एक स्मॉल एम और होता, लेट्स से एक स्मॉल एम और होता, तो ये स्मॉल एम भी इस पे फोर्स लगाता है एफ, है ना, है ना। एंड इन दिस केस नेट फोर्स कितना होता, आप सोचिए, आपके कैपिटल एम पे 5 फोर्सेस लग रहे होते, एक ऊपर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, है ना। सबके बीच में एंगल 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो नेट फोर्स कितना हो जाता, नेट फोर्स होता 0, हाँ या ना। ये होता कि नहीं होता बाय सिमेट्री, अगर पांचों कॉर्नर पे मास होते तो नेट फोर्स तो 0 होता। क्यों, मैंने आपको बताया था, अगर n वेक्टर्स 360 डिग्री बाय n एंगल पे एक दूसरे के साथ एक्ट करें एक प्लेन में, तो उन सबका सम कितना होता है, 0 होता है। क्यों, सिमेट्री की वजह से होता है। अगर मैं बोलूं कि नेट फोर्स इस f की तरफ हो, तो इस f ने कौन सा पाप किया, या इस f ने कौन सा पाप किया, इस f ने कौन सा पाप किया, इस f ने कौन सा पाप किया, है ना। समझ में आई बात। बायसिमेट्री, अगर नेट फोर्स इधर हुआ तो उधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, मतलब इन पांचों में से किसी के अराउंड नहीं हो सकता। ओके, तो आप बोलोगे सर ठीक है सर किसी दो वेक्टर के बीच में हो जाए, तो मैं बोलूंगा अगर नेट फोर्स इधर हुआ तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर हुआ तो इसके और इसके बीच में क्यों नहीं हो सकता, इसके और इसके बीच में क्यों नहीं हो सकता, इसके और इसके बीच में क्यों नहीं हो सकता, इसके और इसके बीच में क्यों नहीं हो सकता, सबको सारे फोर्सेस तो एक जैसे इक्वल है और सेम एंगल पे लग रहे हैं। तो इस वजह से मैं लॉजिकली डिराइव कर सकता हूं कि जो नेट फोर्स है वो उसका कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, मतलब नेट फोर्स का कोई डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। और ऐसा कौन सा फोर्स होता है जिसका कोई डायरेक्शन ना हो, ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जिसका कोई डायरेक्शन ना हो, तो नाम है नल वेक्टर, जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर, इसलिए नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। लेकिन कब, अगर यहां पे मास होता, तो यहां मास है तो नहीं, अपने मन से थोड़ा ना अपने एक मास ऐड करके बोलूंगा नेट फोर्स 0 है, ये तो मैं कर नहीं सकता। तो मैंने क्या बोला, लेट्स रीनेम दिस वेक्टर्स एज, मैंने यहाँ पे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है, अब मैं इन वेक्टर्स को थोड़ा सा रीनेम कर दे रहा हूँ। इसको मैंने बोल दिया F1 वेक्टर, इसको बोल दिया F2 वेक्टर, इसको बोल दिया F3 वेक्टर, इसको बोल दिया F4 वेक्टर, इसको बोल दिया F5 वेक्टर। तो हमारे पास है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर
प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर कितना होता? 0 होता। लेकिन ये जो मैंने लाल वेक्टर्स बताए हैं इसमें से एक तो है ही नहीं, मतलब ये F1 तो है ही नहीं, है ना। F1 तो होता तो 0 होता। हमारे पास वेक्टर्स तो इतने ही है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं देयरफॉर F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F1 वेक्टर। सो दिस इंप्लाइज नेट फोर्स जो है वो कितना है? माइनस F1 वेक्टर है, और नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड तो तुरंत लिख लेंगे हम लोग, F1 के बराबर है, दैट इज G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा? F1 के अपोजिट, मतलब कि इधर आएगा आपका नेट फोर्स। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो पूछ लो। सर बट हाउ कैन वी से इट्स 0? अभी तो बताया बेटा, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक इधर, एक इधर, 5 वेक्टर्स हैं। अब मुझे बताओ, क्या इन सबका रिजल्टेंट इधर हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर इधर हुआ तो इधर भी होगा, इधर हुआ तो इधर भी होगा, इधर हुआ तो इधर भी होगा, इधर हुआ तो इधर भी होगा। क्यों? इस डायरेक्शन में ध्यान दीजिए, देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस डायरेक्शन दैट इज नॉट देयर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, there is nothing special in this direction that is not there in this direction, there is nothing special in this direction that is not there in this direction, all these directions are identical, क्योंकि इन सारी डायरेक्शन में एक जैसी चीजें हो रही हैं, इसलिए नेट फोर्स इन पांचों में से किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं हो सकता। सिमिलरली नेट फोर्स इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ खास नहीं है जो इन दोनों के बीच में नहीं है, या इन दोनों के बीच में नहीं है, या इन दोनों के बीच में नहीं है, या इन दोनों के बीच में नहीं है। तो नेट फोर्स, समझिए बात को, नेट फोर्स ना इधर है, 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 किधर भी नहीं हो सकता नेट फोर्स। तो किधर होगा नेट फोर्स? किसी डायरेक्शन में नहीं है। तो नेट फोर्स एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, और ऐसा सिर्फ एक ही वेक्टर होता है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, दैट इज नल वेक्टर। आप सिमेट्री से डायरेक्टली कह सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपसे लिए होगा बाय सिमेट्री द सम ऑफ ऑल दीस 5 वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सल फील्ड स्ट्रेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है, इट इज द रीजन इन स्पेस, इट इज द रीजन इन स्पेस वेयर gravitational force acts on a mass। रीजन इन स्पेस, स्पेस का मतलब बस 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं हम, आउटर स्पेस के बारे में बात नहीं कर रहे जहां वैक्यूम है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। कोई पे भी, यू मी एवरीवन इज लिविंग इन सम स्पेस, ओके, वी आर ऑल ऑक्यूपाइंग स्पेस, पढ़ा है ना, उस स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो रीजन इन स्पेस मतलब कोई भी जगह, कोई भी रीजन जहां पर एक मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड।
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया दुनिया छोड़ो, यूनिवर्स का हर पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड में ही लाई करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड तो हर जगह एक्ट करता है, हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, राइट। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, तो हर एक पॉइंट ही ग्रेविटेशनल फील्ड है एक तरीके से, ठीक है। तो ये तो डन है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसके आगे एक स्ट्रेंथ लग गई कि भैया फोर्स लगता है तो वह कितना स्ट्रांग लगता है, तो उसको डेफिनेशन समझिए। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के अगर बारे में बात करूं मैं, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई वेक्टर से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ई वेक्टर से। ई वेक्टर सबसे पहले तो बता देता हूं, इट इज, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। ये एक पॉइंट के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए डिफाइंड है कि इस पॉइंट पे इतना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इस पॉइंट पे इतना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इस पॉइंट पे इतना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ये मास के लिए डिफाइंड नहीं है कि इस मास पर इतना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है। अगर बोलते भी तो क्या बोलते हैं, इस मास की वजह से उस पॉइंट पर, इसकी वजह से ही हो सकता है, मास की वजह से हो सकता है, पर अल्टीमेटली डिफाइंड किस चीज के लिए है, एक पॉइंट के लिए है, एक लोकेशन के लिए है। इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, ठीक है। सो इसलिए सबसे पहले मैं एक पॉइंट लेता हूं, लेट्स से P। तो मैं लिखना चाहता हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट P कितना है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ E वेक्टर एट पॉइंट P कितना है, मैं ये लिखना चाहता हूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं कहीं से एक छोटा मास स्मॉल m, छोटा पॉइंट मास स्मॉल m मैंने कहीं से ढूंढा, उसको उठाकर मैं पॉइंट P पर ले आया। तो अब ये पॉइंट मास स्मॉल m यहां रखा हुआ है, पॉइंट P पर रखा हुआ है ना। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने समझाया आपको कि मास m को उठाकर पॉइंट P पर ले आया मैं, कहीं से मैंने पॉइंट P पर एक मास रख दिया, पॉइंट मास रख दिया m। फिर मैंने देखा कि जब मैंने इस पॉइंट मास m को P पर रखा है तो इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया है, इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया है कुछ ऐसा, F वेक्टर। ये कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इसका मतलब इस पॉइंट P पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास, ठीक है। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे बेटा कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट P। सबसे पहले बोल दिया भैया पॉइंट के लिए डिफाइंड है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट P is defined as force acting per unit mass on a point mass kept at P। मतलब फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force acting per unit mass on a point mass kept at P is called gravitational field strength at point P। समझ में आई बात? क्या बोला? Gravitational field strength at a point P is defined as gravitational force acting per unit mass on a point mass kept at P। समझ में आया?
समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। अगला हमारा मुद्दा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कई बार लोग बोलते हैं सर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये तो सर फोर्स बाय मास है, तो दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। मैंने बोला नहीं, फोर्स बाय मास नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मास है। समझ में आई बात? तो ये गलत हो जाएगा। E इज नॉट इक्वल टू फोर्स बाय मास, E इज इक्वल टू, या नेट फोर्स बाय मास नहीं है, E इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मास है। समझ में आई बात? इसलिए इट इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन। वैसे भी डेफिनेशन अलग है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है ना वो कहां से आती है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से, और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है फोर्स बाय मास से। ये बात और है कि न्यूटन्स लॉ की वजह से, न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से दोनों इक्वल हो जाते हैं। पर सोचो इन अ वर्ल्ड जहाँ न्यूटन सेकंड लॉ कुछ और होता, उस वर्ल्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक्सेलरेशन के बराबर नहीं होता। तो दोनों की डेफिनेशन अलग है, इसलिए दोनों क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज अलग है। इवन इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दे हैव सेम डायरेक्शन, दे हैव सेम एवरीथिंग, फिर भी दोनों अलग होंगे। बट हाँ, और उसका दूसरा कारण, मेन कारण तो मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मास है, नेट फोर्स बाय मास नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन तो नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग कई बार इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो E इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मास इज सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है E, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन along gravitational force on mass, and lastly इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट है न्यूटन पर केजी। देखिए बाय डेफिनेशन इसकी यूनिट न्यूटन पर केजी आ रही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। तो इस वजह से थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। ये बता रहे हैं न्यूटन पर केजी और न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर अल्टीमेटली बराबर हो जाते हैं ड्यू टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, कॉपी हो गया? आगे बढ़ रहा हूं। अब देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट मास। ध्यान दीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, लेकिन हाँ किसी दूसरे पॉइंट मास की वजह से हो सकता है, किसी दूसरे मास की वजह से हो सकता है। दूसरे मास की वजह से डिफाइन तो किसी पॉइंट पर ही होगा। तो हमने यहां पर एक पॉइंट मास लिया है, छोटा सा मास है, लेट्स से कैपिटल M। हम इस पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं। लेट्स से at a distance small r from this point mass capital M, एक पॉइंट है P, and we want to find gravitational field strength at point P is कितना। ये हमारा टारगेट है इस टॉपिक में। तो हम बोलेंगे इसके लिए क्या, हम कहीं से एक स्मॉल m मास को उठाकर यहां रख देंगे, ठीक है, और देखेंगे ये स्मॉल m मास पे कितना फोर्स लग रहा है। तो कैपिटल M मास इसको अट्रैक्ट करेगा, दिस विल बी योर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाय R स्क्वायर, है ना। देयरफॉर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है सर कौन सा मास, ये कैपिटल M या ये स्मॉल m? तो जवाब है जिस पॉइंट पर फोर्स निकाल रहे हो उसी पॉइंट का मास डालोगे, तो बाय स्मॉल m दैट इज इक्वल टू Gm बाय R स्क्वायर। बट ये थोड़ा सही नहीं है, असली में क्या लिखना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू माइनस Gm बाय R स्क्वायर। क्यों? बिकॉज एज E वेक्टर इज डायरेक्टेड अपोजिट टू R वेक्टर। ठीक है, एक्चुअली में अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये लिखना चाहिए E
P वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी एम आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। आप इसको न्यूटन्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो है, ग्रेविटेशन लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है, उससे डायरेक्ट डिराइव कर सकते हो। ई पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी एम आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ओके, तो एक पॉइंट मास की वजह से क्या फॉर्मूला है, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, या फिर माइनस जी एम आर वेक्टर बाई आर क्यूब। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का वो आर के अपोजिट डायरेक्शन में है। कॉपी हो गया? Yes, sir. Wait, sir. Wait, sir. अगला है न्यूटन्स शेल थ्योरम। देखो असली में मैंने जो प्रॉपर थ्योरी आती है, जब ये स्कूल वगैरह में नहीं आता, लेकिन जब प्रॉपर थ्योरी आती है तो क्या करते हैं हम लोगों ने अभी पॉइंट मास की वजह से निकाला है ना, फिर पॉइंट मास का यूज़ करते हुए हम लोग एक रॉड की वजह से निकालेंगे, हम लोग आर्क की वजह से निकालेंगे, हम लोग रिंग की वजह से निकालेंगे, आर्क की वजह से निकालेंगे, डिस्क की वजह से निकालेंगे, हम लोग उसके बाद हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर सबके लिए डिराइव करते हैं फॉर्मूले ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के। जैसे सेंटर ऑफ मास डिराइव कर रहे थे ना, 2-3 डिराइव करके छोड़ दिया था, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी हर एक शेप के लिए हम लोग, हर एक कॉमन शेप के लिए हम लोग या स्पेशल शेप के लिए हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, बट अभी मैं उस हिसाब से पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो हम इसमें डायरेक्टली एक रिजल्ट यूज़ कर लेंगे आगे चल के, जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है न्यूटन्स शेल थ्योरम। न्यूटन का शेल थ्योरम ये क्या कहता है? ये बात करता है, दिस टॉक्स अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू स्फेरिकल शेल कितना होता है, इस चीज़ के बारे में ये बात करता है। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि लेट से मेरे पास ये एक स्फेरिकल शेल है, मतलब हॉलो स्फेयर है, शेल है एकदम, मतलब अंडे के छिलके की तरह, बस स्फेरिकल शेल। तो ये मेरे पास अगर स्फेरिकल शेल है जिसका मास कैपिटल एम है, अगर मैं इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर जाऊं, अच्छा एक काम और करते हैं, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। तो ये न्यूटन शेल थ्योरम कहती है कि इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब कि हम लोग शेल के बाहर हैं। अगर हम लोग शेल के बाहर निकल जाएं तो ये जो पॉइंट आएगा P, इस पॉइंट P का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, दैट ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सिंपल, जो पॉइंट मास की वजह से था वही एक स्फेरिकल शेल की वजह से होगा बाहर। बट अगर हमारा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, दैट इज अगर हम इनसाइड द शेल है, मतलब हम यहाँ कहीं पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पे भी, शेल के अंदर कहीं पर है, तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसका फॉर्मूला और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये तो पहले से आसान है क्योंकि वही है जो कि पॉइंट मास की वजह से, अंदर और ज़्यादा आसान हो जाता है फॉर्मूला, दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स शेल थ्योरम। ये पूरा मिला के कि बाहर कितना अंदर कितना, ऑब्वियसली सरफेस पे कितना हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर डाल देंगे, माइनस जी बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, कॉपी कर लो। सबको क्लियर है ना?
मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो नेचुरली अगला टॉपिक फ्लो करता है कि स्फेरिकल शेल की वजह से निकाल लिया, तो बताओ सॉलिड स्फेयर की वजह से क्या होगा। सॉलिड स्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा अर्थ या किसी प्लैनेट को हम लोग सॉलिड स्फेयर मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सॉलिड स्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सॉरी सॉलिड स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए हम पहले एक सॉलिड स्फेयर बना लेते हैं। लेट्स से ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस मुझे दे रखा है कैपिटल आर। ठीक है, अब मुझे इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगा ये बताना है। तो क्या बोलेंगे, लेट्स से पॉइंट का नाम P दे दिया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट P इज इक्वल टू कितना है ये बताना है। इसके लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काम करता हूँ, मेरे को पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से तो पता नहीं है, इसलिए मैं एक हॉलो स्फीयर कंसिडर कर लेता हूँ इसी सॉलिड स्फीयर के अंदर। कैसे? मैं सेंटर से एक काम करता हूँ ना, इसको स्मॉल आर की जगह x लिख देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये डिस्टेंस मेरा x है। मैं सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाता हूँ और यहाँ स्मॉल आर रेडियस का एक पतला सा शेल कंसीडर करता हूँ। जिसकी थिकनेस dr है। ये थिकनेस आ रही है, दिस थिकनेस इज d स्मॉल आर। स्मॉल आर रेडियस पे गया, स्मॉल आर रेडियस का और dr थिकनेस का मैंने शेल कंसीडर किया। मैंने बोला लेट्स से इसका मास जो है वो तो छोटा ही होगा, टोटल मास अगर कैपिटल M है तो इसका मास d कैपिटल M होगा। तो इस स्फेरिकल शेल की वजह से पॉइंट P पर जो छोटा सा फील्ड आएगा dE दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम बाय एक्स स्क्वायर की जगह माइनस जी डी एम बाय एक्स स्क्वायर। अब इस पॉइंट P के लिए सोचिए, x तो लगातार कांस्टेंट है, g तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। दिस इंप्लाइज dE इज इक्वल टू माइनस जी बाय एक्स स्क्वायर डी एम। दोनों तरफ कर देते हैं इंटीग्रेट, तो आपके पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय एक्स स्क्वायर दैट इज अगेन सेम एज दैट ऑफ पॉइंट मास। ये केस 1 है, x इज ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए, मतलब आउटसाइड द स्फेरिकल शेल के लिए। ये कितना है, माइनस जी एम बाय एक्स स्क्वायर, जहां x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सॉलिड स्फीयर की वजह से कितना आता है, बाहर के पॉइंट पे वही आता है जो कि एक पॉइंट मास की वजह से आता है, सेंटर से x डिस्टेंस पर। ठीक है, केस 2 करते हैं अब, जहां हम बात करेंगे x लेस देन कैपिटल आर। अगर x लेस देन कैपिटल आर है मतलब हम लोग इनसाइड द स्फीयर है, इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, ये हमें देखना है। इसके लिए मुझे फिर से ये स्फीयर ड्रॉ करना होगा, तो मैंने ड्रॉ कर दिया ये स्फीयर, ये रहा मेरा स्फीयर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस स्फीयर के सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से मैं x डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरे को फील्ड निकालना है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कंसिडर किया इस
एक स्फीयर वो जो कि जिसका रेडियस x से छोटा है, सॉरी x के बराबर है। तो मैंने अपने सॉलिड स्फीयर को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक अंदर वाला स्फीयर, एक बाहर वाला स्फीयर, ठीक है। अब इस पॉइंट P पर अगर मैं फील्ड लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू m1 वेक्टर, m1 मास प्लस m2 मास, मतलब E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। मैं अगला पॉइंट जो लिखने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा कि E2 वेक्टर इज 0। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट P है इसके बाहर, x रेडियस के बाहर के जितने भी शेल बनेंगे इस तरीके के, जब भी शेल बनेगा जिसका रेडियस x से बड़ा है, उन सारे शेल्स के लिए ये पॉइंट P इनसाइड पॉइंट है। सारे इंडिविजुअल शेल्स की वजह से पॉइंट P पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड 0, इससे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो जाएगा 0। तो E2 हो जाएगा 0 एज P इज इनसाइड पॉइंट फॉर ऑल शेल्स फॉर्मिंग M2, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर कि अगर भैया E2 0 है तो निकालना क्या बेसिकली, दिस इंप्लाइज, बहुत सिंपल सी बात हो गई, सिर्फ E1 वेक्टर निकालना है, वही अपना आंसर है। अब E1 वेक्टर का मतलब हमें इस पॉइंट P पर फील्ड निकालना है इस अंदर वाले स्फीयर की वजह से, अंदर वाले सॉलिड स्फीयर की वजह से। दैट इज इक्वल टू माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस GM1 बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाले स्फीयर के लिए पॉइंट P बाहर वाला पॉइंट है और अंदर वाला स्फीयर कैसा, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर की वजह से भी वही फील्ड आता है जो कि पॉइंट मास की वजह से आता है, ठीक है। सो माइनस GM1 बाय एक्स स्क्वायर, ये आपका पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन x के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब मुझे बस m1 निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मैं यहां पर m1 को दो तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M एंड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। देखिए, एक बार तो मैंने लिखा m1 इज इक्वल टू कितना है, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब, ठीक है। जैसे मैंने ये वैल्यू डाली तो मुझे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस GM1 की जगह जो भी मैंने डाला है उससे क्या आ जाएगा, 4G/3 पाई 4πG/3 4πG/3 रो x। यहां अलग से लिख दे रहा हूं, क्या आया, एक सेकंड मिटा देता हूं छोटा सा। आई थिंक अच्छा बाहर चला गया क्या, इधर लिख दे रहा हूं फिर। पॉइंट P पर जो फील्ड आया है ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज सिंपली इक्वल टू माइनस 4πG/3 टाइम्स x। अगर मैं रो की वैल्यू डाल दूं यहाँ पे, अगर मैं रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, रो की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं मास अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, तो मेरे को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा EP, अगर मैं कैपिटल M के टर्म्स में आंसर दूं तो इट विल इक्वल टू माइनस GMX/R क्यूब। ये दोनों ही फॉर्म आप याद रख सकते हो, मतलब ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म दोनों ही आप याद रख सकते हो, ठीक है। मेरे को ये वाला आसान लगता है, मैंने ये याद कर लिया, लेकिन ये वाला भी बहुत बार काम आता है, ठीक है। तो याद दोनों करना है।
4 पाई रो जी एक्स बाय 3। ये सिर्फ कैलकुलेशन, इसलिए मैंने स्किप कर दिया ये वाला पार्ट, कुछ खास है नहीं, बस आपको रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसका चाहो तो मतलब जैसे भी मर्जी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। m1 की वैल्यू रो के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर रो की वैल्यू कैपिटल M के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दोनों आंसर आपके आ जाएंगे। आगे बढ़े। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? किसी को नहीं आया तो बता दो अभी के अभी। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, ओके। तो देखो सॉलिड स्फीयर का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है। वी आर mainly concerned only about the gravitational field strength and acceleration due to gravity due to earth. Acceleration due to gravity अर्थ का वही होगा जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगा, दैट इज बाहर के लिए माइनस जी एम बाई एक्स स्क्वायर और अंदर के लिए माइनस जी एम एक्स बाय आर क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी फॉर अर्थ। ये अपन को पहले भी पता है बट वापस कर देते हैं। अर्थ के लिए हम लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में बात कर लेते हैं। हमें पता है कि एट अर्थ सरफेस अगर हम एक स्मॉल एम को कीप कर देंगे, रख देंगे, तो अर्थ जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल एम जी एंड इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, जहां कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज सिंपली स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। ये सिंपल सा रिलेशन है। ठीक है, ये क्यों आपको देखो रट्टा नहीं मारना है इसका, बट इसको ये पता हो तो बेटर है, मतलब याद भी हो ही जाएगा प्रैक्टिस करते करते। बट इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आप आंसर निकालोगे अक्सर आपके कैपिटल जी और कैपिटल एम की टर्म्स में, और ऑप्शन में आंसर दे रखा होगा एम जी एच की टर्म्स में या स्मॉल जी की टर्म्स में। ठीक है, तो उस केस में आपको तुरंत कन्वर्ट करके आंसर पर मार्क सही आंसर पर टिक करना होगा। ठीक है, और कुछ खास नहीं इस टॉपिक में, कॉपी कर ही लिया होगा आप लोगों ने, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड सॉलिड स्फीयर तो निकाल ही लिया अपन ने, क्या था, E इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एक्स बाय आर क्यूब, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 4 पाई रो जी रो कैपिटल जी बाय 3x। तो निकाल ही चुके ना अपन लोग। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड एंड डेप्थ ऑन जी, मतलब अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाऊं और नीचे, अर्थ के सरफेस से नीचे जाऊं गड्ढा खोद के, तो स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए एट हाइट h above x is equal to radius of earth plus small h and point is outside point, right? तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे हम लोग स्मॉल जी के लिए, आउटसाइड पॉइंट का लगाएंगे। स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर होता है तो उसकी जगह आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना, है ना, समझ में आया कि नहीं, पक्का। अब देखो मैं इसको इस फॉर्म में छोड़ सकता हूँ, ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था। क्लास 9th में आपने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक है, जी एम बाय आर स्क्वायर मतलब अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हमने बोल दिया जी नॉट, तो जी एट अर्थ सरफेस अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, that can be rearranged as g naught into 1 plus
h बाय r होल टू द पावर -2। ठीक है। नाउ इसके आगे एक एजम्पशन है कि इफ स्मॉल h इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, मतलब जो एल्टीट्यूड है वो अगर हमारे रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले बहुत छोटा है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ काफ़ी बड़ा होता है, कितना होता है 6400 किलोमीटर, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी 8 किलोमीटर। समझ में आई बात? रेडियस ऑफ अर्थ काफ़ी बड़ा है इन कंपेरिजन टू जो हाइट हम डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करते हैं। तो अगर आपका स्मॉल h बहुत ही छोटा है कैपिटल R से, देन दिस इंप्लाइज h बाय r इज वेरी वेरी लेस देन 1। देयरफॉर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपको क्या देता है? वन प्लस एच बाय आर होल टू पावर -2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय आर। क्यों? पता है ना, 1 प्लस एक्स होल टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। पता है कि नहीं पता? यस सर। Yes, sir. तो वही अप्रोक्सीमेशन लगाया मैंने, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एच बाय आर होल टू पावर -2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय आर। सो देयरफॉर हमारा g कितना हो गया? g हो गया g नॉट इंटू 1 माइनस 2h बाय कैपिटल R। ठीक है, समझ में आई बात? इस पर याद कुछ भी नहीं रखना है, बट हाँ ये वाला भले याद रख सकते हो, क्योंकि थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा लग जाता है, पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, अगर मैं डेप्थ h बिलो करूं तो एट डेप्थ h बिलो अर्थ सरफेस, अगर हम गड्ढा खोद के अर्थ के अंदर चले जाएं तो ऐसे में x कितना हो जाएगा? क्या ये r माइनस h हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो ऐसे में स्मॉल g कितना हो जाएगा? जी एम एक्स बाय आर क्यूब दैट इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स बाय आर इज आर माइनस एच बाय आर दैट इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस एच बाय आर। ठीक है, तो आपने क्या देखा? अर्थ के सरफेस से नीचे जाओगे तो फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा, ऊपर जाने पे भी डिक्रीज हो रहा है, नीचे जाने पे भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हाँ ऊपर जाने पे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, 1 माइनस 2h बाय आर है और यहाँ पे 1 माइनस h बाय आर है, मतलब ऊपर जाने पे डबल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर मैं आपका सॉलिड स्फीयर के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और x के बीच में ग्राफ बनाऊं तो दैट ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ध्यान दीजिएगा, सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा। क्यों? x 0 हो जाएगा। अंदर के लिए फॉर्मूला क्या है? जी एम एक्स बाय आर क्यूब, x 0 हो गया। x इज इक्वल टू कैपिटल R पे, देखिए अंदर प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो स्ट्रेट लाइन बना। x इज इक्वल टू कैपिटल R मतलब अर्थ के सर्फेस से पहुंचते पहुंचते जी एम बाय आर स्क्वायर हो गया, मतलब कि जी नॉट हो गया, और उसके बाद जी एम बाय एक्स स्क्वायर हो गया, इसलिए ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। यहां जो मैंने इक्वेशन लिखी सही से इतना पता चल रहा है कि यहां पर जो ग्राफ का स्लोप है वो इसके मुकाबले डबल है, मतलब मैग्नीट्यूड में। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, पर यहाँ पे नेगेटिव में डबल है, क्योंकि ऊपर डबल रेट से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है। उस रिगार्ड में मैंने ये ग्राफ ठीक नहीं बनाया। ग्राफ मेरे को जैसा होना चाहिए था ऐसा, और यहाँ से ऐसा ऐसा, थोड़ा ज़्यादा कर्व होना चाहिए था, ये बहुत कम कर्व बनाया मैंने, बट यू गेट द पॉइंट राइट। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शेल के लिए अंदर 0, बाहर का ऐसा ही रहेगा। सॉलिड स्फीयर के लिए अंदर स्ट्रेट लाइन, बाहर जो दिख रहा है वही। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। अच्छा, बना ही दिया मैंने, जी वर्सेस आर ग्राफ तो बना ही दिया ना, जी वर्सेस एक्स ग्राफ, वही की बात, उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ग्राफ कॉपी कर लिया ना सबने कि नहीं किया है?
नेक्स्ट है फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है, जो डेफिनेशन है, वो क्या है? कुछ भी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। हम क्या निकाल सकते हैं? सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन ओनली फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और वो कैसे निकलता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जब तक सिस्टम नहीं होगा तब तक तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती नहीं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसका? ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट मास। दो पॉइंट मास के सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे अभी हम। मान लेते हैं यहां पर एक मास m1 है, यहां पर दूसरा मास m2 है, ठीक है। हमने इनके बीच में डिस्टेंस को लेट्स से इनिशियली r1 मान रखा है, और मैं इसको मूव करा के यहां ले जाता हूं सच दैट इसका जो डिस्टेंस है वो चेंज होकर हो जाता है r2। मैंने m1 को फिक्स रखा है, m1 को मैंने फिक्स रखा है, m2 को मूव किया। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ रिलेटिव मोशन से मतलब होता है, रिलेटिव पोजीशन से मतलब होता है जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो है ना। मैं दोनों को मूव करूंगा तब भी सिमिलर बात ही रहेगी, बट मेरे को मैं दोनों को मूव करूंगा तो बस मेरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैंने एक मास को फिक्स रखा है, सिर्फ दूसरे मास को मूव कर रहा हूँ, m2 को मूव कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से ही पता होता है। आपको पता ही है जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज ड्यू टू रिलेटिव कन्फिग्रेशन ऑफ द, ये कन्फिग्रेशन ऑफ द सिस्टम, मतलब कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। तो इस इनिशियल पॉइंट r1 से फाइनल पॉइंट r2 तक जाने में बीच में हम किसी एक जनरल पॉइंट को कंसीडर करते हैं। लेट्स से ये जनरल पॉइंट है r। हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं इसका r से r प्लस dr तक, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एट दिस पॉइंट जब डिस्टेंस आपका स्मॉल r है, उस वक्त इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इधर लग रहा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज बेसिकली माइनस g m1 m2 बाय r स्क्वायर, r के अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए dw बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज सिंपली माइनस g m1 m2 बाय r स्क्वायर इंटू dr। dr डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैं इस पॉइंट से जब dr डिस्प्लेसमेंट तक लेके गए, उस छोटे से ड्यूरेशन के लिए मैंने वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लिया, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता दो। ये सबसे की स्टेप्स थी। ओके, अगला चीज देखिएगा, हमारे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है du मतलब वर्क डन, या सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, किसके द्वारा? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। यहां पर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? जो दोनों पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है, दैट इज सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो dwg, ठीक है। सो du इज इक्वल टू माइनस dwg। सो दिस इंप्लाइज du इज इक्वल टू माइनस माइनस चला गया g m1 m2 बाय
आर स्क्वायर डी आर, ये हो गया अपना डी यू। जब पार्टिकल r डिस्टेंस से r प्लस डी आर डिस्टेंस तक गया मास m2, उसमें उस छोटे से जर्नी में dr डिस्टेंस की जर्नी में ये छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया। हमें ओवरऑल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम r1 से r2 तक, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज इक्वल टू, देखो g कांस्टेंट, m1 कांस्टेंट, m2 कांस्टेंट, बचा क्या डी आर बाय आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां करूंगा, इनिशियल डिस्टेंस r1 था, फाइनल डिस्टेंस r2 हो गया। जब r1 डिस्टेंस था उसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी u1 मान ली, जब r2 डिस्टेंस हो गया उसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी u2 मान ली। ये लिमिट समझ में आई? अगर किसी को नहीं आई तो अभी बता दो, अंत में बोलोगे कि सर पूरा पूरा वापस एक्सप्लेन करो। ठीक है, ओके। सो दिस इंप्लाइज, अब अगर मैं डी यू का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, u, उस पर लिमिट डालूंगा तो क्या आ जाएगा, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू जी m1 m2 तो कांस्टेंट ये बाहर ही था, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय आर, लिमिट r1 से r2 तक, ठीक है। So we have, this implies u2 minus u1 is equal to gm1 m2 into 1 by r1 minus 1 by r2। हम लिमिट डालेंगे क्योंकि अंदर माइनस साइन है इसलिए सब्ट्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, है ना। 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 हो जाएगा, 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1 की जगह। ये आपका u2 माइनस u1 आया। आप डेरिवेशन से, मैथ से सिर्फ यहीं तक पहुंच सकते हो। इसके बाद एक अगला की स्टेप, वो क्या है, अगला की स्टेप है कि रेफरेंस पॉइंट कहां लें। रेफरेंस पॉइंट मतलब हमें वो पोजीशन देखनी है जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माने। तो रेफरेंस पॉइंट है हमारा एट इंफिनिटी। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा ना उस वक्त हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे। मतलब कि इफ r इज इक्वल टू इंफिनिटी देन दिस इंप्लाइज u विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट है। अगर समझ लो, हम अभी तक हम लोग अर्थ के सरफेस पे जीरो मान लेते थे, वो अच्छा रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि अर्थ के सरफेस पे ऐसा क्या खास है। लेकिन इंफिनिटी पे खास है क्या, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो गया, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। मतलब सिस्टम में आपस में कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है एक तरीके से। तो हमने उसी सिचुएशन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया। ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, दुनिया का हर साइंटिस्ट फॉलो करता है, मैं भी फॉलो करता हूँ, आपको भी फॉलो करना है। तो हमने एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन लिया कि पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कब मानेंगे, जब डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। सो इफ r इज इक्वल टू इन्फिनिटी वी हैव u इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज, अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से बोलूं, मेरे को तो u2 और u1 से मतलब है। मैं काम करता हूं इसमें से किसी एक पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं, मतलब इन्फिनिटी कर लेता हूं। तो मैंने बोला लेट्स से r1 को मैं इन्फिनिटी मान लेता हूं। दिस इंप्लाइज u1 विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, r1 को इन्फिनिटी मानने पे मेरा u1 जीरो हो जाएगा। सो दिस विल मीन, अगर मैं ये वैल्यूज यहां डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा u2 इज इक्वल टू, क्योंकि u1 तो जीरो हो गया, r1 जीरो हो गया, तो r1 इन्फिनिटी हो गया, 1 बाय r1 जीरो हो गया, तो दैट इज इक्वल टू माइनस g m1 m2 बाय r2। अब देखो r2 में ऐसा कुछ खास नहीं जो किसी और जनरल r में नहीं हो, इसलिए हमारे पास, हमने बोला अगर r2 पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 बाय r2 है, तो r पे, जनरल डिस्टेंस r पे कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय r। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। समझ में आई बात। फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमें इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ा। ठीक है, कई लोग इसको ऐसे याद रख लेते हैं क्या,
सर u इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर, माइनस तो पहले ही था, एक आर से एक आर चला गया, सर आंसर आ गया। ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले तो आपने फोर्स को कांस्टेंट माना, दूसरा आपने आर डिस्प्लेसमेंट कहां से लिया, जीरो से, मतलब आपने जीरो डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लिया है। सब कुछ ही गलत है ना, इसमें कुछ भी सही नहीं है। ठीक है बेटा, ये पूरी तरीके से गलत है, गलती से भी इस तरीके की कैलकुलेशन मत करना। हाँ, आंसर बहुत आसान सा है, जैसा फोर्स का था वैसा ही है, उसमें बस एक आर मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है। और मजेदार बात, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, नेगेटिव है, ध्यान रखना। क्यों नेगेटिव है, मैंने आपको बताया था। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, किसी सिस्टम का दुख और दर्द मेजर करना, कोई सिस्टम कितना दुखी है ये मेजर करना। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला आया ना आपका माइनस जी m1 m2 बाय आर, इस फॉर्मूले में आप ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मूला नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो दोनों मासेज वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की प्रेजेंस से ही मासेज दुखी नहीं होते, खुश होते, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस था उस वक्त ना खुश था, ना कोई दुख था, ना कोई सुख था, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया। जब पास पास में आए, दोनों मासेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है, इसलिए दोनों का दुख नहीं बढ़ा, सुख बढ़ा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गई। एक तरीके से ऐसा याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, जब भी अट्रैक्शन फोर्सेज होंगे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, जब रिपल्सिव फोर्सेज होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। ठीक है, किसी को दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ रहा हूं सर, कॉपी हो गया होगा ये, लिख लीजिएगा चाहे तो नोट में। अट्रैक्शन फोर्सेज इंप्लाइज पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, रिपल्सिव फोर्सेज मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, बशर्ते पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां मानी हमने, इंफिनिटी में मानी है। आगे बढ़ूं? अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देना, अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ पॉइंट मास नहीं है, पर फिर भी है तो स्फीयर। मान लेते हैं अर्थ का मास कैपिटल एम है और अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर हमने एक मास रख दिया है स्मॉल एम। हमसे पूछा गया बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे, U इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एच, हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल गलत है बेटा, U इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, जहां आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक है, सबसे कॉमन सिली मिस्टेक है, ये कभी होनी नहीं चाहिए, दिस इज वेरी कॉमन। जब भी ऐसी कोई क्वेश्चन है आपके सबसे पहले आना चाहिए, अब ये वाली गलती नहीं करनी है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना है, पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो चाहे फोर्स लिखना हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक्स है फोर्स लिखते वक्त किससे मेजर किया था, सेंटर से मेजर किया था, राइट? हाँ या ना? तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ध्यान रखेंगे इस चीज को। हाँ, अगर डिस्टेंस सेंटर से दे रखा है स्मॉल आर, तो आप ऑब्वियसली इसको क्या लिख सकते हो, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो देखो, मैंने बोला था आपको मैं 1.5 क्लास में चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, पर मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में गया हूँ क्योंकि मुझे आज की एक क्लास एक्स्ट्रा मिल गई, कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में गया हूँ, थोड़ा ज़्यादा स्लो भी गया हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो सोचा था आपको इस चैप्टर में मैं अभी इस टाइम पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने बता दी। जैसे ये डेरिवेशन मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला था, अभी सिर्फ फॉर्मूला बताने वाला था, बट क्योंकि मुझे एक क्लास एक्स्ट्रा मिल गई तो मैंने ये एक्स्ट्रा टॉपिक ले लिया। कल हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत?